नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 और अभी 10-12 दिन में बजट अनाउंस होने वाला है इंडिया का। तो उससे पहले हमारे पोर्टफोलियो में या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट्स में अंडर वैल्यूड जो सेक्टर्स है या फिर इंडस्ट्री उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। तो इस वीडियो का हमारा बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि सबसे बेस्ट अंडर वैल्यूड जो सेक्टर है इंडस्ट्री उसको हम ग्रैप करने वाले हैं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कि कब इन्वेस्टमेंट करना है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले ये क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट अवॉइड कब करना है, क्योंकि बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने वाली इंडस्ट्री है। 2026 ये सबसे बेस्ट ईयर रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट अवॉइड कब करना है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इमीडिएटली शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो इंडस्ट्री हमने सिलेक्ट किया है वो है बैंकिंग और लेंडिंग सेक्टर का। बैंकिंग और लेंडिंग सेक्टर क्यों सिलेक्ट करना, क्योंकि मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। तो ये इंडिया जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप पहले नंबर पर देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज लगभग 21.44% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट और प्रोफेशनल को थोड़ा बाइफरकेट करते हो तो तभी भी फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी में, ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी में विदाउट फाइनेंस, विदाउट बैंकिंग सेक्टर, लेंडिंग सेक्टर इकोनॉमी ग्रो होगी नहीं। इसका पीछे का रीजन ये है, अगर आप इकोनॉमी को कंसिडर करते हो तो इसमें आपके ऑटो सेक्टर आता है, आपके बहुत सारे दूसरे रियल एस्टेट सेक्टर आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर आते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसको फाइनेंस करने के लिए। मान लो ऑटो है, कोई भी कमर्शियल व्हीकल है या फिर पैसेंजर व्हीकल है, वो विदाउट लोन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई परसेंटेज है कि 60-70% जो गाड़ियां बिकती है, कमर्शियल हो या फिर पैसेंजर व्हीकल हो, तो वो लोन पर ही बिकती है। तो विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के बिना या फिर उसके पुश के बिना इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। अगर हमने आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी लगभग 10-11% से 9 to 11% तक ग्रोथ आ सकती है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस बैंकिंग सेक्टर को पुश देना ही पड़ेगा, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसके लिए हम आज लेंडिंग बैंकिंग के सेक्टर को एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो बेंचमार्क है ये क्या रहना चाहिए, क्योंकि सेक्टर सेक्टर के अंदर स्टॉक से या फिर हमें कंपेयर करना चाहिए ना कि कितना रिटर्न आ रहा है, कितना रिटर्न आना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर मेजरली दो इंडेक्स में डिवाइडेड है। अगर मुझे पूछोगे तो मैं दो में डिवाइड करता हूँ। एक तो है बैंक निफ्टी, मतलब इंडिया के सबसे अच्छे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक, उसमें आपके प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, उसमें आपके गवर्नमेंट बैंक भी आते हैं। अब उसके अलावा है निफ्टी पीएसयू बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें आते हैं सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स। तो अगर पिछले आप 15 साल का, 20 साल का डेटा देखते हो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया पिछले 20 साल में या फिर आप 15 साल में। अगर देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक्स वर वन ऑफ द मतलब पथेटिक बैंक्स थे, मतलब उनको मैनेज करना ही बहुत डिफिकल्ट था कि गवर्नमेंट का प्रॉपर फोकस नहीं रहा होगा या फिर जो भी चीजें वो हुई होगी। बट पिछले 2 साल में या फिर 1.5 साल में अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न है। कभी भी स्केप्टिकल रहना है हमें गवर्नमेंट बैंक्स के वैल्यूएशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बैंक्स को मॉनिटर करने के लिए या फिर जैसा प्राइवेट बैंक्स में होता है कि अगर उनके बैड लोन्स बढ़ते हैं तो उनके पास बहुत सारा मैनेजमेंट होता है कि वो उसके ऊपर फोकस करेगा। बट एक खराब चीज गवर्नमेंट की ये है, मतलब गवर्नमेंट के स्टॉक्स की, तो उनको बोलने वाला कि ये खराब चल रहा है उस पर डेडिकेटेड लोग होते नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो या कोटक ले लो, अगर आप उसके बैड लोन्स देखोगे तो उसके बैड लोन्स एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो लेंडिंग है वो बहुत अनऑथोराइज रहती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे बैंक्स भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दिया है उसने इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा परफॉर्मेंस, रिटर्न, स्टॉक का रिटर्न और कंपनी का मैनेजमेंट या फिर कंपनी का अच्छा स्ट्रक्चर होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। अगर आप वही चीजें एसबीआई का देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है इन लाइन विद प्राइवेट बैंक। बट इन्वेस्टमेंट करने से पीएसयू में लोग क्या करते हैं ना, पिछले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो आगे समय में, आगे के समय में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ये माइंडसेट में नहीं चलना है। तो वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है तो ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले कि इसका वैल्यूएशन कैसे देखना है, कि अंडर वैल्यूएशन कब है, जैसे मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट को कब अवॉइड करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कब इन्वेस्टमेंट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो डिटेल होने वाला है, बहुत फंडामेंटल चीजें, बहुत सारे सेक्टर, आरबीआई का डेटा, सेक्टर एनालिसिस को डिटेल में करने वाले। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और जो हमारे दूसरे सीरीज आने वाली है सेक्टर एनालिसिस की, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स देखते हैं कि निफ्टी का सबसे एक कॉमन थॉट कि बैंक निफ्टी में या फिर हम जो अंडरलाइन एसेट है हमारी पीएसयू का डेटा के अलावा बैंक निफ्टी में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर गवर्नमेंट बैंक है और प्राइवेट बैंक है, सब बैंक निफ्टी में आते हैं। तो हम अगर आप रिटर्न्स देखें 2025 में 17%, उसके बाद 2024 में 5%, 12%, 21%, 30, -2, -3, लगभग 18, 6, 40, और ये 2016 में 7। तो आपको एक रिटर्न का अंदाजा लगता है ना। अब एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि कोई भी ये वीडियो देखकर कोई भी इमीडिएटली बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अभी क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके म्यूचुअल फंड को कभी चेक करना, मोस्ट ऑफ द चंक रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट का वो फिनेंस सेक्टर में रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का ये है
कि इन्वेस्टमेंट के पीछे की साइकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स समझ में आना चाहिए, हमें साइकिल समझ में आना चाहिए कि कब बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया या फिर कोई भी कंट्री लो, जिस कंट्री का बैंकिंग सेक्टर एक अच्छे जे कर्व में है, तो वो इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी, क्योंकि विदाउट बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी अच्छी नहीं करेगी। अगर बैंकिंग सेक्टर खराब है तो इकोनॉमी ऑलरेडी बुरा कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये ध्यान में रखना। 2021 से लेकर 2025 में बहुत मेजर चेंजेस आए बैंकिंग सेक्टर में, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न्स दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा एज्यूम नहीं करना कि 50%, 60%, 100% रिटर्न मिलेगा। एक नॉर्मल वे से 15-20% तक रिटर्न मिल सकते हैं अगर इकोनॉमी अच्छी जाती है या फिर जो लेंडिंग सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो क्योंकि ये वन ऑफ द, अभी इस सेक्टर में हमें बहुत एक्सट्रीम रिटर्न्स लाइक स्मॉल कैप मिड कैप एक्सेप्ट हम एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते, बहुत सिंपल है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत नीचे गिरेगा भी नहीं और बहुत ऊपर जाएगा नहीं, लाइक 50% 60% रिटर्न भी नहीं देगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड आपको 20% 30% यहाँ कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली और आरबीआई का इंटरफेरेंस होता है कि विदाउट, अगर बैंकिंग कोलैप्स हुआ तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होती है, तो आरबीआई का बहुत अच्छे से इंटरव्यू होता है ये सभी बैंकिंग और लेंडिंग सेक्टर में। ठीक है, अब ये पिछले रिटर्न से आप ये सभी डेटा को स्क्रीनशॉट करके रखना या सेव करके रखना। अभी आप आते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक्स कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर लिस्ट मेंशन किया है। आपको जानना क्यों जरूरी है कि अगर मैं एज ए एनालिस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं सेक्टर को छोड़ के, मतलब मान लो मेरे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स है, तो उसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मैं उसको चेक करता हूँ कि कैसे उनका परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर। ऐसा नहीं कि ओवरऑल वैल्यूएशन लो है, वैल्यूएशन लो मतलब चीप ऑब्वियस है, बट उसके अगर ग्रोथ नहीं है तो बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। अगर आप यही सेम चीजें निफ्टी आईटी को देखोगे तो निफ्टी आईटी पिछले 2021 से अगर अभी 2026 चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट अफेक्टेड सेक्टर है। उसमें रीजन बहुत सिंपल है, निफ्टी का वैल्यूएशन गिर रहा है, पीई गिर रहा है, सब कुछ एकदम चीप वैल्यूएशन पे है, बट देर इज नो ग्रोथ, और मार्केट ग्रोथ को बहुत बड़े रिस्पेक्ट करता है। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई भी चीप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे और उसमें ग्रोथ नहीं रहेगी, तो फिर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 100% वो मतलब बैड होगा ही होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये जो निफ्टी बैंक का ऊपर है, ये जो निफ्टी पीएसयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें आपके प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, इसमें आपके गवर्नमेंट बैंक्स भी आते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था कि व्हेन नॉट टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर, पता चल गया सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर है बैंकिंग का। बट पहला क्वेश्चन इन्वेस्ट करने से पहले, कि पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट कब नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। ये डेटा है 2021 से लेकर 2025, बहुत पुराना डेटा आपको मिल सकता है, अवेलेबल है। ये आरबीआई के वेबसाइट का डेटा है, पब्लिक प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का डेटा है, आरबीआई भी पब्लिश करता है। तो 2021 में टोटल अगर आप एनपीए हम देखेंगे यहाँ पर, ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है, अगर बैंक 100 रुपीज का लोन देता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसमें से कितना बैड लोन हो सकता है, तो उसका पैरामीटर रेशो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो मैं बैंक हूँ, मैंने लोन दिया और 10% मुझे लोन वापस मिला ही नहीं, तो मेरे लिए ऑब्वियस ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मेरे जो रिजर्व है वो कम हो जाएंगे। तो ऐसे पीरियड्स में जहां पर एनपीएस बहुत ज्यादा है, बैंकिंग सेक्टर को 100% अवॉइड करना है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखोगे या फिर डाउन ट्रेंड देखोगे, 2021 से 2022 को देखो 7.2 हुआ, 2023 में लगभग 5% का एनपीए, अगर आप 2025 देखोगे तो लगभग 2.5% के एनपीएस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बड़ी बड़ी साइकिल्स है एनपीएस की, अभी होता क्या है और ये साइकिल्स क्यों आती है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, कोई भी मार्केट का अनसर्टन सिचुएशन लो, अनसर्टन इवेंट, मान लो 2008 का क्राइसिस लो, 2011-12 का क्राइसिस लो, 2017-18-19 का जो 17-18-19 का क्राइसिस लो, या फिर 2020 का, जब भी मार्केट में अनसर्टन सिचुएशंस आती है कोई भी इवेंट के कारण, कुछ भी हो, मार्केट नीचे गिरता है, तो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन रहता है इकोनॉमी को पुश करने के लिए, इंटरेस्ट रेट लो कर दो, ताकि लोग ज्यादा परचेस करेंगे लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। 2020 में सभी के सभी यूएस ने इंटरेस्ट रेट लगभग लगभग जीरो जीरो कर दिए, इंडिया के इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, लोग क्या करते, एग्रेसिव बाइंग करते। इंटरेस्ट रेट उस डाउन ट्रेंड में या फिर अनसर्टन इवेंट में लो था, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 1 साल में, 2 साल में। मान लो मैंने 2% के इंटरेस्ट पे कुछ भी चीजें बाय कर दी, घर बाय कर दिया, कार बाय कर दी, या कुछ भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मैंने बैंक से लोन लिया, एक समय आएगा 2% का इंटरेस्ट 8% होगा, 9% होगा, तो मेरी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी कि मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ही नहीं, या फिर मेरे जो लोन है वो डिफॉल्ट हो सकता है। यही होता है इकोनॉमी में, जब एक अनसर्टन इवेंट से लेकर मार्केट रिकवर करता है, जब रिकवर करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक के जो बैलेंस शीट्स है ना, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है। तो ऐसा समय की बैंकिंग को हमें तब अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इकोनॉमी में सब अच्छा है ना, उसके लिए आपको इन्फ्लेशन भी देखना है कि इन्फ्लेशन, अगर आप 2021 22 23 का इन्फ्लेशन डेटा देखोगे तो 10 मतलब 7% का इन्फ्लेशन था, मतलब रियल ग्रोथ अगर 4-5% है,
तो उसके ऊपर 7% की इन्फ्लेशन आती है। अभी रियल मत इस इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है, बैड इफेक्ट क्या है कि आपका इनकम नहीं बढ़ रहा बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, मेरा अगर इनकम बढ़ ही नहीं रहा, मैंने लोन लिया तो मैं ऑब्वियस लोन को डिफॉल्ट करूंगा। तो यही समय रहता है मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होने का, या फिर कंसर्न मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा पुश होने के बाद कभी भी बैंक्स को बाय नहीं करना है। फेयर वैल्यूएशन पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एनपीए का रेशो है, ये ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट लेना, सेव करके रखना। उसके बाद आते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आप सेम चीजें देखोगे तो बैंक या फिर बैंकिंग सेक्टर एक बहुत सिक्लिकल रहता है कि मार्केट में इवेंट आता है, पैसा पुश होता है, पैसा पुश होने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद लोन डिफॉल्ट होंगे। अगर आप कोई भी चार्ट देखोगे बैंकिंग सेक्टर का, तो आपको एक समय आएगा अप ट्रेंड मिला है, उसके बाद डाउन ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, सभी ये बहुत कॉमनली फॉलो होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं करना कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो और उसके बाद में मार्केट में बाय कर लो, सेल कर लो, बिल्कुल नहीं। हमें साइकिल समझने हैं इकोनॉमी के। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 2022 में मार्केट गिरा था, यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा नीचे गिरा, उसके बाद गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने पैसे पंप किए मार्केट में, इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए मार्केट रिकवर हुआ। अगर आप देखोगे तो लगभग 2 साल, 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा रहेगा ये, मतलब टाइम रहेगा। उतने समय में बहुत बैड लोन पे इन्फ्लेशन बढ़ा, मार्केट स्टैग्नेंट रहा। ऐसे समय में बैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। वही अगर आप देखो तो 2023 में जैसा हमारा ये चार्ट था एनपीए का, 2023 देखो लगभग आधे हुए एनपीए 2023 में, एनपीए आधे हुए। अगर आप 2023 मिड 2023 यहाँ पर कोई तो 2023 रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से चार्ट देखोगे तो बहुत सारे मतलब मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बूस्ट हो, उसके कारण जो बैंक्स के रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। एनपीए के बाद, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बाद बैंक के बैलेंस शीट अच्छे हुए, तो उसके बाद रिजल्ट अच्छा है, तब ये समय रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, मैं फिर से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऐसा नहीं कि बैंकिंग सेक्टर को स्पेसिफिकली ट्रैक करे, इसके पीछे का इकोनॉमिक्स समझना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग का साइकिल कैसे होता है। उसके बाद आते हैं, ये निफ्टी बैंक का था चार्ट, ये है बैंकिंग निफ्टी पीएसयू बैंक का। अगर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा तो गवर्नमेंट बैंक का, आप इससे हालत समझ सकते हो कि कैसा होता है। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अभी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कि मान लो मैं बैंक हूँ, मैं सिंपल बैंक हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हूँ मैं, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हूँ। तो उसमें अगर ये मेरे मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा कि ये मैनेजमेंट कौन से लोगों को लोन देता है, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है रिकवर मतलब वापस देने के लिए। अगर मैं मैनेजमेंट ही खराब है कि मैं लोन दे रहा हूँ और मुझे मालूम है रिकवर नहीं होगा, तभी भी मैं दे रहा हूँ लोन, तो ये मैनेजमेंट की गलती है। तो यही गवर्नमेंट बैंक का बहुत बड़े फ्लॉ होता है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट इनको निगरानी करने के लिए होता नहीं। जैसे प्राइवेट बैंक्स के बहुत बारीक बारीक चीजें मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि इन्वेस्टर मोस्टली जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही उनका हेड होता है, या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट उसकी मेजोरिटी होती है, तो उनको ज्यादा फोर्स करने वाला, रिटर्न एक्सपेक्ट करने वाला कोई होता नहीं है। बट प्राइवेट बैंक्स में ये बहुत चीजें होती है स्ट्रिक्टली। अगर आप देखोगे तो 2000 ये 9 का समय है, 9 मार्केट 9 में गिरा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 8-9 के बाद मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई, पैसा पुश हुआ, पैसा एक बार पुश हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, मार्केट नीचे गया। सेम चीज है 2013 में। अगर आप 2014 का समय देखोगे तो बैंकिंग में बहुत सारे आरबीआई ने बहुत स्ट्रक्चर वे से जो बैड लोन से वो हटाए थे। अगर आप सेम चार्ट फॉलो करोगे, मतलब देखोगे एनालिसिस से, 2014 से लेके मार्केट में अच्छा आपका बैंकिंग के जो सेक्टर है वो अच्छा रिकवर हुआ। अगर आप सेम फिर उसके बाद 2015 में अगर आप देखोगे तो 15 के बाद फिर से फॉल हुआ, 2016 में फिर से बैंकिंग का साइकिल खराब था। इसके पीछे के बहुत रीजंस है ना। रीजंस मतलब यही होता है कि इन्फ्लेशन के बाद अगर आप डेटा देखोगे 2015, 16, 17 का, इन्फ्लेशन बहुत होता है। मैक्सिमम जो इश्यूज आते हैं ना बैंकिंग सेक्टर में, तो वो इन्फ्लेशन के कारण आते हैं कि इनकम नहीं बढ़ती बट प्राइजेस बढ़ते, लोगों का एबिलिटी टू रिपे द लोन दे गेट फॉल, और उसके बाद इशू आना ही आना है। 2016 में आरबीआई ने बहुत सारे चेंजेस किए थे कि जो बैड लोन से वो पूरे सेक्टर से हटाए थे। उसके बाद आता है 2016, 17, 18, 2018 में डिमोनेटाइजेशन था, तो उसके बाद मार्केट फिर से गिरा। ऑलरेडी 2019 में मार्केट गिरा था, 2020 में मार्केट गिरा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ट्रैक करने का एक बहुत हमें समझ में आता है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, उसका 2020 देखोगे तो वन ऑफ द लोवेस्ट हम देखने वाले कि यहाँ पर वैल्यूएशन, प्राइस नीचे गिरा है बट वैल्यूएशन कितना नीचे गिरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2020 के बाद देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर 2021 से लेकर 2000 लगभग 23 का पीरियड, 1-1.5 साल का पीरियड, पूरा खराब जो लोन्स थे उनको रिकवर करने के चक्कर में पूरा ये टाइम चल जा रहा था, जो हमने इन्फ्लेशन का डेटा देखा था 2020 से लेकर 23 तक का। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट में एनपीएस कम हो जाते हैं तो एक ऑब्वियस सेंटीमेंट रहता है कि बैंक्स के जो बैलेंस शीट है वो क्लियर होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, तो देखो मार्केट ने अच्छा रिकवरी दिया है।
उसके बाद सेम ग्रोथ कम हुई 2025 में, जैसा जितना वैल्यूएशन था उसके एक्सपेक्टेड ग्रोथ कम हुई तो मार्केट ने फिर से पनिश कर दिया। अब एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा है इकोनॉमी की तो मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी किया। अभी ये क्या है ना, ये बैंकिंग सेक्टर, ये पीएसयू का चार्ट है, इसको हमको हमें इन्वेस्टमेंट पीएसयू में हमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एज अ साउंड इन्वेस्टर, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, और लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखोगे तो इसमें हमेशा आप सिक्लिकल है, यहाँ पर भरोसा बिल्कुल नहीं है कि आप आपका बहुत बड़ा पैसा आप पीएसयू में डालोगे तो ये अच्छा चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल नहीं है। और प्राइस ऊपर है इसका, जो मैं आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स बताता हूँ, ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स प्राइवेट बैंक से भी कम है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम, हमारा क्वेश्चन का क्या था कि वेन नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। जो खराब सीजन आता है एक बूस्ट के बाद, जे जे कवर जो आता है, जे शिप रिकवरी जब मार्केट में आती है कोई भी अनसर्टन सिचुएशन के बाद, तो वहां पे एक डरना है कि वहां पे एनपीएस बढ़ेंगे, सेक्टर को अफेक्ट होगा। जब सेक्टर रिकवर करना शुरू करेगा तब आपके बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो मतलब क्या, कि रेशो पहले डिराइव कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कि प्राइस ऑफ द टोटल, सिंपल स्टॉक्स के लिए लेते हैं, प्राइस ऑफ एनी स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर को पीई से नहीं पीबी से ट्रैक करना चाहिए कि कितना वैल्यूएशन है, कम है, ज्यादा है। प्राइस ऑफ द शेयर और उसके नीचे डिवाइडेड बाय आपका बुक वैल्यू मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो उसका उसके पास जो बैंक के पास पड़े हैं पैसे, उसके रिजर्व, तो उस रिजर्व पे कितना जो इन्वेस्टर्स है उनको कॉन्फिडेंस है, वो हमें पीबी रेशो से पता चलता है। अभी ध्यान में रखना, पीबी रेशो बहुत बार खराब होता है, इसका मतलब चीप है, और वो वैल्यूएशन बहुत चीप है और वो पोटेंशियल बाय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खराब पीबी रेशो है तो वो सच में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, आपको यहाँ पर पता चलता है। अभी आप सेम चीजें देखोगे तो 2014 में पीबी रेशो लगभग लगभग पॉइंट, ये पीएसयू का पीबी रेशो है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक का, प्राइवेट बैंक का भी हम देखने वाले हैं। अगर आप 2014 में देखोगे बहुत पीबी रेशो लगभग 1 से कम था, मतलब जितने रिजर्व है मार्केट उनको उतना वैल्यू भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बैड लोन्स बढ़ते। सेम चीज अगर आप 2020 से लेकर 23 तक देखोगे तो 1 के नीचे है पीबी रेशो। मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनको ये लगता है कि जितने पैसे है उतने भी इनके पास बचेंगे कि नहीं, ये डाउट है। तो जस्ट इमेजिन कि पीवी रेशो आपको कॉन्फिडेंस बताता है इन्वेस्टर्स का, वो उसके बुक वैल्यू को या फिर उसके रिजर्व्स को, विच कैन जनरेट द प्रॉफिट, रिजर्व हैज द एबिलिटी टू जनरेट द प्रॉफिट, और उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है। तो वही एनपीएस कम हो गए 2023 से लेकर, मार्केट ने ऊपर दिया, फिर उसके बाद जो ग्रोथ है, हमेशा ध्यान में रखना बैंकिंग के लिए ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में, 24 के बाद 25 में ओवर वैल्यूएशन हुआ था, मार्केट ने पनिश कर दिया। फिर उसके बाद एक फेयर लेवल पे, है ना, इतना वैल्यूएशन पिछले 10 साल में, 12 साल में कभी नहीं आया है एक कांस्टेंट लेवल पे, तो आपको स्केप्टिकल रहना है स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसके बाद आता है प्राइवेट बैंक। अगर आप प्राइवेट बैंक का देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर हमें पता चलता है प्राइवेट बैंक का एनालिसिस, ये पीबी रेशियो सेम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक बैंक का पीबी रेशियो क्या था, लगभग 1.5 था, वो भी हायर लेवल पर, माइनर मतलब एक लोअर लेवल पर 1 के नीचे भी था, तो कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर। और अब ये आता है प्राइवेट बैंक्स के पीबी रेशो। प्राइवेट बैंक का अगर आप पीबी रेशो देखोगे तो वो लगभग लगभग कोरोना के समय में जितना चल रहा था, कोविड के समय में, वो उतना चल रहा है। अभी इसमें इशू क्या है ना, कि गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में ये इशू है कि प्राइवेट बैंक बहुत बड़े लेवल पे वैल्यूड है, मतलब उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट बैंक बहुत बहुत छोटे लेवल पर है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जस्ट अ मिनट, है ना, हाँ, यहाँ पर ये चार्ट देखना, एचडीएफसी का मार्केट कैप कितना है, लगभग लगभग 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। वो वही अगर आप, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग अगर बैंक बताऊँ तो, मतलब यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है नहीं, बट आप बैंक ऑफ बड़ौदा पकड़ लो, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1.5 लाख करोड़, मतलब 1,50,000 करोड़, मतलब इससे लगभग 10 गुना बड़ी एचडीएफसी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे तो वो भी आपको पता चलेगा। तो ग्रोथ ऑब्वियस, जो जब बैंक्स बड़ी होती है उनका बेस जब बड़ा होता है तो 10% की ग्रोथ, 7% की, 12% की ग्रोथ भी बहुत बड़ी मानी जाती है। वही अगर, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये वैल्यूएशन, प्राइवेट बैंक्स में वैल्यूएशन क्यों कम है, क्योंकि ग्रोथ कम आ रही है। और 2026 के समय में ग्रोथ क्यों कम आ रही थी, 2021 से लेकर 2024 तक एनपीएस का बहुत बड़ा इशू था, एनपीएस कम हुए और मार्केट ने उसको फेयरली वैल्यू किया कि खराब समय में कोई भी इन्वेस्टर, मार्केट मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर से वो वैल्यू नहीं करेंगे बैंक्स को। अभी समय अच्छा आना शुरू हुआ है, इसके कारण अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लोएस्ट समय पर है बैंक का पीबी रेशो, मतलब उनका जो रेशो है, मतलब क्या बोलते हैं, जो रिजर्व है उसको बहुत कम वैल्यू किया है पीबी रेशो के बेसिस पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल बाय आता है बैंकिंग सेक्टर का, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा। तो यहाँ पर आपको साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के टाइम से देखोगे, 2021 के टाइम से देखोगे तो पीबी रेशो बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि एनपीएस का इशू था। वही सेम चीज अगर आप पीछे देखोगे तो मैंने कहा था 2016 से लेके 2019 है, तो उसके बाद अगर आप 2019 में देखोगे तो मार्केट जब 18-19 में
जो डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट है वो लेटर इफेक्ट आया, मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद कोविड आया। सेम अगर आप 2013 में 14 में देखोगे तो पीबी रेशो, जब बैंक्स में क्राइसिस आते हैं तो वो बहुत रैपिड क्राइसिस आते हैं, क्योंकि बैंक कोई गाड़ी नहीं बनाता, बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, पैसा इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट, अगर वो गायब हो गया तो फिर बैंक की बैलेंस शीट गई। तो ये ध्यान में रखना है। वही सेम चीज अगर आप देखोगे तो पीबी रेशो बैंक का 2008-9 के क्राइसिस में लगभग 1 के आसपास था। तो ये पोटेंशियल बाय होते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है, आपका बाइंग करने का समय या फिर अंडर वैल्यूड जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो पीबी जब कम होता है तब होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पीबी 2.5 पर है या फिर 3 पर है वहां पर आपको बाय करना है, बिल्कुल भी नहीं। ओवर वैल्यूएशन पे बाय करना कभी नहीं है। मतलब मान लो आपके 10% 12% रिटर्न मिस आउट हो जाते चलेगा, बट ओवर वैल्यूएशन पे कभी बाय नहीं करना, लॉन्ग टर्म में कभी इफेक्टिव होगा नहीं, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आते हैं ये टेबल का ग्राफ, मतलब टेबल के फॉर्मेट में कि पीबी रेशो कब कम था कब ज्यादा था, आप ये प्रॉपर्ली देख सकते हो। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सेक्टर में क्यों अंडर वैल्यूएशन है। तो अंडर वैल्यूएशन हमने देखा कि एनपीएस के कारण है, मार्केट ने पनिश किया, बट अभी ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनपीएस का में तो सेक्टर में बाय होगा। बैंकिंग सेक्टर विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद व्हेन टू इन्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि जब जे शेप की रिकवरी आती है, पॉज करना, एनपीएस को देखना, स्पेसिफिकली एनपीएस को देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना, आरओई देखना, आरओए देखना, उसके बाद ही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, एज अ बैंक वो कंपनी है, उसके इन्वेस्टर से तो उनके रिटर्न कैसे देखने चाहिए, है ना। बैंक कितने इन्वेस्टर को प्रॉफिट देती है, कितना पोटेंशियल प्रॉफिट जनरेट करती है, वो आपको पता चलता है आरओई से, रिटर्न ऑन इक्विटी से, आरओए से। तो ये आपको स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टर आरओई, स्पेसिफिकली फॉर पूरा ऑर्गेनाइजेशन आरओए। तो ये आपको पैरामीटर्स ध्यान में रखना है। तो बैंक्स के लिए आरओई कितना होना चाहिए, अच्छा आरओई क्या माना जाता है। अगर एक अच्छी ग्रोइंग बैंक है तो आरओई 10% से लेकर 15% 17% आरओई होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक्स के लिए। सेम आरओई अगर खराब बैंक है तो आरओई 5% 2%। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे ये खराब समय में था, आरओई बहुत क्रैश होता है, मतलब निगेटिव आरओई जाता है, मतलब आपको प्रॉफिट मिलते नहीं है। तो बैंक का वैल्यूएशन आपके आरओई के ऊपर डिपेंड रहता है, कितना इन्वेस्टर को जनरेट करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर बैंक्स को वैल्यू करने के लिए आपको बहुत मैक्रो माइक्रो लेवल्स की जानकारी जरूरी है। उसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का डेटा। जैसे मैंने कहा था कि मार्केट में कभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, मीडियम लेवल इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। अभी अगर आपको मैं ये चीज बताऊं, यहाँ पे 2025 में 24 में क्या होता, अगर आप देखोगे तो मार्केट में ग्रोथ थी, बट अगर आप पीवी रेशो देखोगे तो बहुत नीचे गिरा है। इसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है इन्फ्लेशन। अगर आप आरबीआई का डेटा देखोगे तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला था, आरबीआई ने खुद ने कहा है कि इन्फ्लेशन एक रिक्वायर्ड लेवल से बहुत कम हुआ है। ग्रोथ, इन्फ्लेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, हर साल 3% 4% होना चाहिए इन्फ्लेशन, है ना, ग्रोथ होनी चाहिए। बट आरबीआई का खुद का डेटा है कि जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन कम हुआ, जरूरत से ज्यादा जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इकोनॉमी में ग्रोथ कम होती है, ग्रोथ कम, लेंडिंग की वैल्यूज कम, लेंडिंग कम, बैंक का प्रॉफिट कम, सिंपल। ये बहुत इकोनॉमिक बैंकिंग की जो साइकिल है बहुत सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए। जो अभी इन्फ्लेशन बैंक का टारगेट है, अभी 2% का इन्फ्लेशन है मार्केट में, वो इन्फ्लेशन को 4 पर मार्केट को इन्फ्लेशन को लेके जाना है, आरबीआई को लेके जाना है। तो क्या होगा, ऑब्वियस प्राइसेस बढ़ेंगे, सस्टेनेबल बैंक की बैलेंस शीट बढ़ेगी, बैंक की बैलेंस शीट बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के कारण बैंक के मार्जिन बढ़ते हैं। बट हायर इन्फ्लेशन भी बहुत खराब है क्योंकि वहां पर एनपीएस आते हैं, तो वो ध्यान में रखना। तो इसके कारण अभी एक ट्रिगर क्या है कि एनपीएस कम हो रहे हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है 2026 में, आरबीआई का डेटा है, वो उसके लिए पैसे पंप भी करते हैं, उनके बाद बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं इन्फ्लेशन को कम ज्यादा करने के लिए। तो ये जो ट्रिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वेस्ट रहना है। 2026 इक्विटी इन्वेस्टर्स का साल देने वाला है, यहाँ पर आपके पास कोई भी हाइब्रिड फंड्स हो तो उसमें से आपको एक प्रॉपर जो आपके एडवाइजर है उसको उनको जानने के बाद आपको उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो गोल्ड है, सिल्वर है या फिर डिफरेंट मल्टी एसेट फंड्स है उनने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट 2026 एक इक्विटी का साल होने वाला है, बट उसके साथ आपको ग्लोबल सिनारियो ध्यान में रखने चाहिए। कुछ भी ग्लोबल खराब इवेंट आता है, अनसर्टन इवेंट आता है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसके कारण स्टॉक्स को या फिर फंड्स को बेचना नहीं है, जितना ज्यादा कम एनएवी पे या फिर कम वैल्यूएशन पे ग्रैप कर सको उतना ग्रैप करना है, ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें आंसर मिला कि अंडर वैल्यूड सेक्टर कौन सा है विद पोटेंशियल ग्रोथ। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी वैल्यूएशन चीप है मतलब वो बाय का सिग्नल है, ऐसा नहीं है, उसके साथ ग्रोथ होनी चाहिए। अब बैंकिंग का ग्रोथ क्यों है, 10% 12% की ग्रोथ आने वाली है विद वैलिड इन्फ्लेशन। और इन्वेस्ट कब नहीं करना, जे शेप रिकवरी जब होती है या फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है, एनपीएस बहुत बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कुछ समझ नहीं आता, हाइब्रिड फंड में पैसा डाल दो, जब मार्केट वैल्यूएशन पे आता है तब बाय कर लो, है ना। वेन टू इन्वेस्ट, जैसे मैंने बोला कि जब पीबी रेशो कम होता है, एनपीएस कम होते हैं, नेट एनपीएस कम होते हैं, इन्फ्लेशन प्रॉपर लेवल पे है, बैंकिंग सेक्टर का यही साइकिल है। और ये 10 साल 20 साल 15 साल 20 साल यही चलता है और यही चलेगा, तो ये ध्यान में रखना।
मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगा होगा, डिटेल में हमने डिस्कस किया। सेव करके रखना, अगर कुछ भी समझ ना आए कमेंट करके पूछना। वीडियो को एक बार दो बार 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 देखना, क्योंकि बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजीज थे, तो उसको प्रॉपर माइंडसेट से सेव करके रखना है ना। सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।